नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। उरी हमले के बाद से ही हिंदुस्तान के दिल में लगा जो जख्म लगातार रिस रहा था, पूरे 10 रोज बाद आज जाकर उस पर ठंडक पड़ी। बस एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक ही झटके में 38 दहशतगर्दों समेत 40 से ज्यादा दुश्मन हलाक। इस कार्रवाई से अगर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, तो इसने हुकूमत से आवाम की उम्मीदें कहीं और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। उम्मीद ये कि अब बाकी के दुश्मन भी बच नहीं पाएंगे, फिर चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, हाफिज सईद या फिर मसूद अजहर, क्योंकि देश कह रहा है कि अब इनको घुस कर मारेंगे। ये बगावत नहीं है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पीर वाकई पर्वत सी हो गई थी, दर्द जीने नहीं दे रहा था। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर पल बस दिमाग में उरी हमले की तस्वीरें घूम रही थी। कहीं ताबूतों में सिमटे रणबांकुरों के जिस्म, कहीं दहाड़े मारकर रोते घर वाले, और कहीं रातों रात अनाथ हो गए छोटे छोटे और मासूम बच्चे। आखिर क्या कसूर था उनका, क्या गलती थी उनकी? लेकिन रात के अंधेरे में दबे पांव आए कायरों ने न सिर्फ हमारे 18 फौजियों की जान ले ली, बल्कि देश की अस्मिता पर भी चोट कर दिया। और इसी के साथ ये सवाल ज़हन में उठने लगे कि क्या एक मुल्क के तौर पर हम वाकई इतने कमजोर हैं? क्या वाकई ऐसे हमलों के बाद आतंकवाद की निंदा करने के सिवाय हमारा कोई हासिल नहीं है? और क्या वाकई हम जांबाजों की शहादत के बाद हर बार दुश्मन की लानत मलामत की सिर्फ रस्म अदायगी करते हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब मिले उरी हमले के ठीक 10 रोज बाद, 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात को, जब हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी और जिदारी ने दुश्मन के पहलू में छुपे बैठे दहशत के टट्टुओं के साथ साथ उनके फौजी और सियासी हुक्मरानों को भी धूल चटा दी। आधी रात के सर्जिकल स्ट्राइक में हिंदुस्तानी कमांडोज की आग उगलती बंदूकों ने जहां पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे दहशतगर्दी के कैंपों में भूचाल ला दिया, वहीं नफरत की ईंटों से चिनवाई गई इन कैंपों की दीवारें ताश के पत्तों की मानिंद थर-थर कांपने लगी। और फिर तो जैसे ही दिन चढ़ा, नया सूरज मानो पूरी कौम के लिए खुददारी की रोशनी लेकर आया। ये दिन एक मुल्क के तौर पर हमारे और मजबूत होकर उभरने और नापाक ताकतों के सामने कभी न टूटने का सबूत भी लेकर आया था। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। लेकिन यह सर्जिकल स्ट्राइक तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो दुश्मन के साए में बहुत से ऐसे रक्तबीज लगातार फल फूल रहे हैं, कायम हो रहे हैं। फिर चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, हाफिज सईद या फिर मसूद अजहर। तारीख गवाह है, 3 चेहरों ने हिंदुस्तान को एक नहीं बल्कि दसियों बार खून के आंसू रुलाए हैं। फिर चाहे वो 1993 में हुआ मुंबई अटैक हो या फिर इसी साल हुआ सबसे ताजा उरी अटैक, पाकिस्तान की पुश्तो-पनाही में छुपकर ऐसे मोहरे सालों से हिंदुस्तान को लहूलुहान करते रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है ऐसे रक्त बीजों के एक एक गुनाह का हिसाब करने का। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान इन चेहरों को लेकर अलग अलग वक्त पर बेशक अलग अलग किस्म की गलत बयानी करता रहे,
सबूत बताते हैं कि ये सभी के सभी अब भी पाकिस्तान में ही छुपे बैठे हैं। फिर चाहे वो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का टैग अपने सिर पर लिए घूमने वाला दाऊद इब्राहिम हो, हाफिज सईद या फिर मसूद अजहर। दाऊद का सबसे हालिया पता कराची के ही क्लिफ्टन इलाके में मौजूद D13 नाम का बंगला है, जिसमें वो हमेशा संगीनों के साए में रहता है। ठीक इसी तरह हाफिज सईद भी पाकिस्तान के ही मुरीद के इलाके में रहकर अलग अलग नामों से दहशत की दुकान चला रहा है। जबकि बहावलपुर में मदरसों के नाम पर हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 3 यानी मसूद अजहर दहशतगर्दी की दुकान चला रहा है। कहने का मतलब ये कि हिंदुस्तान के पास नाम भी है, चेहरे भी और पते भी। अब बस जरूरी है तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस की जो इस दुनिया से दहशतगर्दी के ऐसे बदनुमा धब्बों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख दे। कुछ ऐसे जैसे एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन का मिटा दिया गया। यूं तो अमन पसंद है, पर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। मुनीश देवगन के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर यानी वो 3 नाम जो सालों से हिंदुस्तान को खून के आंसू रुलाते रहे हैं और सालों साल पाकिस्तान इन्हें पनाह देकर झूठ पर झूठ बोलता रहा है। लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जब ओसामा बिन लादेन की तरह एक एक कर इन तीनों का भी ऑपरेशन कर दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के पास इनके नाम भी हैं, चेहरे भी और पते भी। कुछ जरूरत है तो बस एक सर्जरी की। 2 मई 2011 एबटाबाद, पाकिस्तान। याद कीजिए वो दिन, वो तारीख, वो जगह। यही वो वक्त था जब अपने दौर के सबसे खौफनाक और सबसे जालिम आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी नेवी सील ने उसके घर में घुसकर मारा था। और न सिर्फ मारा था बल्कि डंके की चोट पर यह ऐलान भी किया था कि उन्होंने अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के सबसे बड़े गुनहगार से अपना हिसाब चुकता कर लिया है। ये अगर एक मुल्क के तौर पर अमेरिका के दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में एक होने का सबूत था, तो इस बात का भी सबूत था कि सितमगर के सरमाएदार चाहे जो भी हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है। अब उस वाकये को 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हालात फिर से ऐसे ही ऑपरेशन की मांग करने लगे हैं। ऐसा ऑपरेशन जो होगा तो उसी पाकिस्तान की सरजमीन पर, लेकिन इस बार ऑपरेशन करने वाला अमेरिका नहीं बल्कि होगा अपना ही मुल्क, हिंदुस्तान। और निशाने पर कोई और नहीं बल्कि होंगे हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1, 2 और 3 यानी दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर। वैसे तो ये तीनों बहुत पहले से ही हिंदुस्तानी एजेंसियों की रडार पर हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस तरह पाकिस्तान की करतूतों की ईंट का जवाब पत्थरों से दिया है, उससे लोगों को भी ये उम्मीद बंधने लगी है कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान के इन 3 दुश्मनों का हश्र भी वही होगा जो कभी ओसामा बिन लादेन का हुआ। ये दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी की फसल बोकर बेगुनाहों की जान लेने वाले ये तीनों गुनहगार पाकिस्तान में ही छिपे बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्हें लेकर लगातार झूठ बोलता रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान से तो इन गुनहगारों के खिलाफ किसी कार्रवाई की उम्मीद है ही नहीं, और इन हालात में बस इन तीनों को उनके किए की सजा देने का यही एक तरीका बचता है। वैसे सिर्फ ये तीनों ही क्यों, दुनिया भर में दहशतगर्दी की फसल निर्यात करने के लिए बदनाम और बेनकाब हो चुके पाकिस्तान में अब भी अनगिनत ऐसे आतंकवादी मौजूद हैं जो लगातार हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की फिराक में हैं। और सब कुछ जानते हुए भी वहां की हुकूमत इन तमाम हकीकत से आंखें मूंदे बैठी है। सूत्रों की माने तो अभी भी पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में सिर्फ हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए ही 20 आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। इनमें पीओके में 17 आतंकवादी कैंप हैं,
जबकि मानशेरा में 4 बड़े कैंप हैं और मुजफ्फराबाद में भी 4 बड़े आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। जबकि पीर पंजाल इलाके में 23 लॉन्च पैड हैं और इन लॉन्च पैड में अलग अलग वक्त पर आतंकवादियों की तादाद 300 तक पहुंच जाती है। और इन कैंपों की ये तस्वीर ही ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की सरजमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे लगातार दहशतगर्दी की नापाक साजिश चल रही है। वैसे अब राहत की बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपने सबसे ताजे सर्जिकल स्ट्राइक में आतंक के ऐसे ही कैंपों को निशाना बनाया है और जिसमें 7 लॉन्च पैड में छिपे करीब 35 से 38 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया गया है, जबकि 2 पाकिस्तानी फौजी भी मार गिराए गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जहर के दांत टूटने का यह असर कुछ दिनों तक तो जरूर रहेगा। फर्रुख माब हैदर और मुनीश देवगन के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। फिलहाल एक ब्रेक के बाद बात उस आतंकवादी की जो अपने सिर पर $1 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम लिए घूम रहा है। वो अपने सिर पर $1 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम लिए घूम रहा है, लेकिन सितम देखिए कि कभी वो पाकिस्तान के लिए इज्जतदार शख्स बन जाता है तो कभी मुल्जिम और कभी नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को लेकर उसकी बदजुबानी कम नहीं होती। हद तो यह है कि अमेरिका तक ने उसके सिर पर करोड़ों डॉलर का इनाम रख छोड़ा है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में छुट्टा घूम रहा है। हाफिज सईद, पाकिस्तानी हुकूमत का वो मोहरा जिसके दिलो दिमाग में हर वक्त अगर कुछ छाया रहता है तो वो है हिंदुस्तान। फर्क बस इतना है कि उसके दिमाग में हिंदुस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है और जुबान में तुहमत। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज सईद के मन में नफरत की बेल कोई आज नहीं बढ़ी, बल्कि ये बीज उसके मन में तभी पड़ गया था जब दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान हरियाणा के रहने वाले उसके परिवार के कई लोग दंगों में मारे गए और इसके बाद उसने बस एक ही काम चुन लिया और वो था हिंदुस्तान से दुश्मनी। लेकिन दुनिया ने हाफिज सईद का नाम पहली बार तब सुना जब उसने 1990 में आईएसआई की मदद से जमात-उद दावा के झंडे तले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बुनियाद रखी। इसके बाद सईद के इशारे पर लश्कर ने जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया और हर हमले के साथ सईद को बदनामी मिलती रही। लेकिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले में मौलाना मसूद अजहर के साथ हाफिज सईद का नाम भी सामने आया तो उसे अपने मकसद में एक और कामयाबी मिली। इसके बाद 11 जुलाई 2006 को मुंबई के ट्रेन धमाके और 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे भी सईद के दिमाग की बात सामने आई। हद तो ये रही कि तमाम सबूतों के बावजूद पाकिस्तानी कोर्ट ने हाफिज सईद को इस मामले से भी बरी कर दिया। आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की असलियत। 1993 का मुंबई धमाका यानी पहला ऐसा आतंकवादी हमला जिसने पाकिस्तान को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके बाद तो पिछले 23 सालों में यह सिलसिला लगातार चल ही रहा है। न जाने हिंदुस्तान के कितने शहर जख्मी और छलनी हो गए, पर पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान आने वाला आतंक कभी बंद नहीं हुआ। दरअसल पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बनाने वालों में वहां की सरकार और फौज से ज्यादा आईएसआई का हाथ रहा है। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मतलब पाक जगह, लैंड ऑफ फेयर पीपल। यही असली मतलब है पाकिस्तान का। पाक फारसी शब्द है, जबकि स्थान हिंदी। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना था पाकिस्तान। पर अब क्या है पाकिस्तान? आतंक का अड्डा, आतंकवादियों का पनाहगाह। आखिर कैसे एक पूरा मुल्क देखते ही देखते आतंक के चंगुल में फंस गया? कैसे एक पूरे मुल्क पर आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं ने कब्जा कर लिया? तो जवाब जानने से पहले हिंदुस्तान के किसी भी जख्मी शहर को याद कीजिए। 93 के लहूलुहान मुंबई की कराह सुनिए।
सबसे हरे जख्म पठानकोट की आह महसूस कीजिए। आतंकवादी संगठन और उनके आकाओं के नाम याद कीजिए। देश के सबसे बड़े भगोड़े डॉन के बारे में सोचिए। बगदादी से पहले दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी के खात्मे के बारे में गौर कीजिए। कश्मीर में झांकिए। हिंदुस्तान को आतंक का सबसे बड़ा और पहला जख्म 1993 में लहूलुहान मुंबई की शक्ल में मिला। पूरे मुंबई को धमाकों से दहला देने वाला चेहरा तभी आम हो चुका था, पर दाऊद इब्राहिम तब तक चुपके से भाग चुका था और फिर जाकर बस गया उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। 13 दिसंबर 2001 को पहली बार आतंक संसद की दहलीज तक पहुंच गया था। आतंकवादियों को संसद भवन तक पहुंचाया था जैश के उसी मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने, जो कांधार हाईजैकिंग में सौदेबाजी के बाद रिहा हो गया था, और रिहाई के बाद वो भी सीधे जा पहुंचा उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। 26/11 को मुंबई के जख्मी सीने को फिर से छलनी किया गया था। गोलियां मुंबई में चल रही थी, पर ट्रिगर दबाने का इशारा पाकिस्तान से हो रहा था, और इशारा कर रहा था लश्कर का चीफ हाफिज सईद। $10 मिलियन इनामी आतंकवादी, ये भी कहीं और नहीं बल्कि वहीं पनाह लिए हुए, यानी पाकिस्तान में। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के वो तमाम नक्शे मौजूद हैं जहां आतंक की फैक्ट्री चलती है, जहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को तो पाकिस्तान में कभी छुपने की भी नौबत नहीं आई, खुल्लम खुल्ला घूमते हैं पाकिस्तान में। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।